हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा स्टूडियो 2.0। आज से हम लोग जो है बीकॉम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है मैं बीकॉम का सेमेस्टर 1 स्टार्ट करूंगा और उसका कॉमर्स सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। ये लेक्चर जो है फुल लेंथ होने वाला है, कोई रिवीजन लेक्चर नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर पूरा एक्सप्लेनेशन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। और अपने खुद के नोट्स से मैं आपको समझाऊंगा, जो नोट्स मैंने बनाए हैं यूनिवर्सिटी के मटेरियल से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके जो नोट्स मैंने बनाए हैं उसी से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि बात करता है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को जो है शेयर कर दो अपने जो भी बीकॉम वाले फ्रेंड्स हैं, आपके एफ आर बीकॉम में अभी सेमेस्टर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जो है ये वीडियो शेयर कर दो, तो उनको ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। फिर से आपको बता देता हूँ, ये मुंबई यूनिवर्सिटी, बाकी कोई भी बीकॉम का स्टूडेंट देख सकता है। ये सब जो कॉमर्स से रिलेटेड काफी जो टॉपिक हैं वो कॉमन ही होते हैं। तो ये लेक्चर जो है एफ आई बीकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, जो बात करता है बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो अभी बिजनेस क्या होता है इन जनरल, तो आपको पता ही होगा कि बिजनेस क्या होता है। कोई भी चीज हमने बेचा, बनाया, उसको बेचा या किसी से खरीद के बेचा और प्रॉफिट कमाया उस पर, तो उसी को बिजनेस बोलते हैं। भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ एकदम। मान लो कि आपकी जो मम्मी है वो अचार बहुत अच्छा बनाती है। क्या? अचार बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आपने सोचा है कि मम्मी से अचार बनवाएंगे हम। तो आपकी मम्मी से आपने क्या किया, बल्क में अचार बनवाया और अपने एरिया में उसको बेचने लगे। है ना, अपने एरिया में उसको बेचने लगे। मम्मी अब जो आपको कॉस्ट आया, मम्मी ने जो सामग्री वगैरह यूज करी, तो उसका आपसे कॉस्ट आया 100 रुपीज। और आपने अचार जो है प्रॉफिट लगा के 150 में अपने एरिया को बेचा। ऐसा करके आप पूरा महीने का जो है 1000 यूनिट बेच लेते हो। है ना। तो ये जो एक्टिविटी है ना, इसी को बिजनेस बोलेंगे। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रोडक्शन हो रहा है कि इसका अचार का। देन आप अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हो उसमें। है ना। प्रॉफिट ऐड करने के बाद किसी को बेच रहे हो। तो बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें या तो आप कुछ बना रहे हो या किसी को बेच रहे हो, आपका मोटिव उसमें प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, तो उसी को जो है बिजनेस बोलेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पर, बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी वेयर पीपल मेक, बाय, सेल और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट। सिंपल वर्ड में, अभी बिजनेस जो वर्ड है वो कहाँ से आया, बिजनेस वर्ड आया बिजनेस से। बिजनेस का मतलब होता है कि हमेशा बिजी रहना। है ना। तो अभी इस केस में क्या आ रहा है, आप हमेशा जो है अचार को प्रोड्यूस करते रहोगे। और अब आप जो है कुछ प्लानिंग करोगे इसको और ग्रो कैसे करना है। फिर आप इसको सेल करते रहोगे कंटिन्यूसली, मतलब हर महीने आप इसको सेल करोगे ही करोगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको ये बिजी रखेगा। तो इसीलिए बिजनेस को जो है ना बिजनेस बोलते हैं, कि बिजनेस आपको बिजी रखता है प्लानिंग में, बाइंग सेलिंग में और प्रोडक्शन में। ये सारी चीज में जो आप बिजनेस है आपको बिजी रखता है। ठीक है। बिजनेस किससे रिलेटेड होता है, मेनली बिजनेस जो है गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड होता है। बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड होता है। ये कोई गुड्स को हम एक्सचेंज कर रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। और उससे जो है हमारा मोटिव पैसा कमाना होता है। ठीक है। तो ये एकदम सिंपल बिजनेस का मतलब होता है। अभी मैं आपको और अच्छे एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मान के चलो, आपने एक शॉप खोला। ठीक है, आपने एक शॉप खोला एंड आप फूल जो है होलसेलर या तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बल्क में लेते हो, कि 100 फूल ले लिया, 200 फूल ले लिया। ठीक है, और आप उसको कस्टमर को बेचते हो। ठीक है। जितने में आपने लिया उतने में थोड़ी बेचते हो, आपने अपना उस पर एक प्रॉफिट लगाया और कस्टमर को बेचा। तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट अर्न हुआ आपका। है ना। तो उसको बिजनेस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है रेगुलरली हो रहा है। अब उसके दुकान पर रोज कस्टमर आएंगे, रोज खरीदेगा, वो होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से बार बार माल लेगा और बार बार उसको बेचेगा। ये रेगुलरली हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने एक मोबाइल खरीदा और एक बार कस्टमर को बेच दिया, पैसा कमा लिया, निकल लिया, ऐसा नहीं है, रेगुलर हो रहा है। और इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों इन्वॉल्व है, इसमें प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है। तो ये जो केस है इसको बिजनेस बोलेंगे। वैसे ही समझो, जीतू भैया है जो, वो अपने एरिया में ट्यूशन क्लासेस देते हैं बच्चों को। तो उनकी क्लासेस में जो है समझो 20 बच्चे आते हैं, और वो पर स्टूडेंट से जो है 1000 रुपए की फीस जनरेट करते हैं, 1000 रुपए की फीस लेते हैं। ठीक है। तो ये भी बिजनेस हुआ। क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, कस्टमर भी एक नहीं बहुत सारे हैं इसमें। है ना। और मोटिव क्या है सर का, प्रॉफिट कमाना, जो फीस है वो उनका प्रॉफिट है। तो ये जो है सर्विस बिजनेस होगा। क्या होगा, सर्विस बिजनेस।
फिर नेक्स्ट एग्जांपल आता है कि आपने जो है ना एक साइकिल अपनी पड़ी थी आपकी पुरानी, तो अभी आपने बाइक ले लिया, तो वो साइकिल है ना आपने किसी को बेच दिया, समझो OLX से बेच दिया या क्विकर या वेबसाइट पे आपने बेच दी वो साइकिल, और उस साइकिल से जो है आपको 1000 रुपीज मिला। कितना? 1000 रुपीज। तो प्रॉफिट तो हुआ और बाइंग एंड सेलिंग भी हुई, ऐसा नहीं है ना। लेकिन ये रेगुलर नहीं हुआ, ये जो था वन टाइम सेल था, तो इसीलिए जो है ना इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। इसमें कोई इंटेंशन नहीं था कि रेगुलर प्रॉफिट कमाना है मुझे, कि मैं ऐसी चीज स्टार्ट करूं, रेगुलरली बेचता रहूं, खरीदता रहूं और मुझे प्रॉफिट होता रहे, ऐसा नहीं है। भाई मेरे पास बंगाल में चीज पड़ी थी, मैंने बेच दी, तो ये जो था वन टाइम ट्रांजेक्शन था, इसीलिए ये बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। आई होप आपको बिजनेस का मतलब समझ में आया होगा थोड़ा बहुत भी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस के जो है कुछ डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है। डेफिनेशन सबसे पहला B.O. व्हीलर ने डेफिनेशन दिया है। कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर लेना इसमें, तो मतलब याद कर लेना प्रॉपर, ताकि एग्जाम में बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल फीचर्स ऑफ बिजनेस, फंक्शंस ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंट ऑफ बिजनेस, कुछ भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला आप जो है बिजनेस का मीनिंग लिखना है ना। यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम में स्टार्ट करना मीनिंग लिखना, फिर यहाँ पर ये डेफिनेशन डाल देना, तो इससे क्या है मार्क्स स्कोर करना इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो B.O. व्हीलर क्या बोलता है कि बिजनेस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो मेनली ऑपरेट करती है गुड्स या सर्विसेज समाज को प्रोवाइड करने के लिए। उसका अंदर का जो मोटिव रहता है वो है गेन कमाना, प्रॉफिट कमाना कुछ। मतलब भी इसका B.O. व्हीलर का मानना है कि बिजनेस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो मेनली ऑपरेट क्यों करती है, ताकि वो गुड्स और सर्विसेज समाज में पहुंचा सके, और उसका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट कमाना जो हो गया वो प्राइवेट गेन, ये इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, ठीक है। तो याद कर लेना है। फिर जो है ना बिजनेस के फीचर्स आते हैं, बिजनेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं वगैरह वगैरह, के कुछ फीचर्स आते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर्स है, बिजनेस जो है ना वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। मतलब अभी अचार वाला केस था, तो आपके घर पे जो है आप अचार बना रहे थे, है ना। अचार बना के बाहर अपने एरिया में उसको सेल कर रहे थे और आप प्रॉफिट कमा रहे थे, है ना। तो इसमें प्रोडक्शन इंक्लूड हो गया। फिर अगर आपने बेचने के लिए कुरियर वगैरह, कुरियर बॉयज वगैरह रखे होंगे, डिलीवरी बॉयज वगैरह, तो उसमें फिर लेबर भी इन्वॉल्व हो गया और पैसा तो इन्वॉल्व है ही। तो ये जो है ना बिजनेस, इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसमें गुड्स, प्रोडक्शन, पैसा, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। एक एग्जांपल कि समझे एक गारमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, जो कपड़ा बेचती है। फैक्ट्री में जो मशीन लग रही है, लेबर लग रहा है, उसका रॉ मटेरियल है ना, वो सब यूज करती है, यानी पूरा प्रोसेस जो है वो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तो इसीलिए बिजनेस को जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग इनकम, ठीक है। सेकेंड फीचर है रेगुलेटरी इन डीलिंग। जैसा कि हमने उस एग्जांपल में देखा था कि आपने जो है साइकिल बेचा था, वन टाइम आपने जो है ट्रांजेक्शन किया, एक बार प्रॉफिट कमा लिया, तो वो बिजनेस नहीं होता है। आप जो है डेली बेसिस पे बेच रहे हो, जैसे अपने मोबाइल शॉप खोली थी तो आप डेली बेसिस पे मोबाइल बेच रहे हो, खरीद रहे हो। अचार का बिजनेस स्टार्ट किया तो डेली बेसिस पे आप बेच रहे, खरीद रहे हो, तो ये रेगुलरली हो रहा है। इसीलिए बिजनेस का एक फीचर है रेगुलेटरी इन डीलिंग, ठीक है। तो बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलर और कंटिन्यूस डीलिंग। अ वन टाइम सेल और एक्सचेंज इज नॉट कंसीडर्ड बिजनेस। बिजनेस का सबसे बड़ा मोटिव क्या है, तक मीनिंग डेफिनेशन सब में पढ़ते हुए आए हो, प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस कर ही क्यों रहा है वो बंदा? ताकि प्रॉफिट कमा सके। तो द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। फिर बिजनेस जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और निकल पड़े एक दो जन को ऐसे ही बेचने निकल पड़े। ऐसा आप डेली बेसिस पे कर रहे हो भले ही, है ना। आपने इधर उधर से कहीं से खरीदा माल, एक दो पीस खरीदा और ऐसी सड़क पे इधर उधर निकल जा रहे हो बेचने, तो इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, एक तरीके से थोड़ा बहुत बिजनेस बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बिजनेस को नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एकदम सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है, प्रॉपरली प्लान करके उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं हो रहा है। बस रेंडम काम कर लिया आपने, तो इस पे बिजनेस नहीं बोलेंगे। रैंडम आपने कोई प्रोडक्ट उठा लिया, इधर उधर सेल कर दिया, छोड़ दिया, तो नहीं होता है। बिजनेस में जो है ना पूरा प्लानिंग लगती है कि क्या प्रोड्यूस करना है हमको, है ना, कितना प्रोड्यूस करना है ना, उसके बाद किसको सेल करना है, अपनी जो
टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन होगी, और सेल कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, या आपकी मार्केटिंग कैसे करना है। तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, इसलिए बिजनेस को जो है ऑर्गेनाइज एक्टिविटी बोला गया है। बिजनेस मस्ट बी ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर गुड्स और सर्विसेज एफिशिएंटली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फोर्थ अपना फीचर्स कंप्लीट होता है। ये नोट जो है मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया है, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट फीचर। अभी तो बिजनेस जो है ना, अभी आपने मोबाइल की शॉप खोली थी, है ना, वो मैंने बताया था आपको, मोबाइल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आपकी समझे दो ब्रांच है। फिर दूसरे केस में आपने जो है अचार का बिजनेस देखा था। तो अभी ये दोनों एक ही लेवल पे थोड़ी है ना। ये मोबाइल की बिजनेस में जितना पैसा लग रहा है, उतना ही क्या अचार की बिजनेस में लगेगा। ये अचार के बिजनेस में जितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या उतना ही इस मोबाइल की शॉप में प्रॉफिट होगा? जरूरी तो नहीं है। ये दोनों के साइजेस अलग है। ऐसा हो सकता है ये बड़े पैमाने पे हो मोबाइल की शॉप, या तो ये मोबाइल की शॉप खाली दो मोबाइल शॉप हो और अचार का उसने पूरी कंपनी बना दी हो, है ना। मदर्स रेसिपी जैसे ये सारी कंपनीज है, तो उसका पूरा उसने कंपनी वगैरह खड़ी कर दी हो, तो इसका साइज अलग है। तो बिजनेस का जो है ना, हर बिजनेस का साइज अलग होता है, तो इसीलिए इसका एक फीचर आता है डिग्री ऑफ स्केल। बिजनेस या तो स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, या बड़ा हो सकता है साइज में। ठीक है, कुछ लोग लोकली ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। सपोज आप जो है मोबाइल बेच रहे हो, तो आपने जो है अपनी 10 ब्रांच खोल ली ऑल ओवर इंडिया, तो आप जो है नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो। वैसे ये अचार जो है मैंने बताया था कि आप एरिया में बेच रहे हो, तो ये लोकल लेवल पे हो गया। ठीक है, फिर आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सीधी सी बात है, बिजनेस जैसा चल रहा वैसी थोड़ी हमेशा चलता रहेगा। उस बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा कभी भी ऐसे। बिजनेस ऐसे चलेगा ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे भी चल सकता है। कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। बहुत सारे फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो, मान के चलो आप एक इम्पोर्टर हो। ठीक है, इम्पोर्टर। अभी रिसेंट में क्या हुआ, आप जो है ना सीसीटीवी इंपोर्ट करते हो चाइना से। क्या सीसीटीवी इंपोर्ट करते हो चाइना से हम, और इंडिया में उसको बेचते हो। तो अभी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आई है कि आप जो डिजिटल कैमराज एंड ऑल है ना, वो इंपोर्ट नहीं कर सकते चाइना से। ठीक है, ये रियल है, ऐसी पॉलिसी आई है एक, कुछ सीसीटीवी से रिलेटेड, मतलब सिक्योरिटीज कैमरा जो है ना उससे रिलेटेड एक पॉलिसी आई है। तो अभी जो बंदा ये काम करता होगा, जो इम्पोर्टर ये काम करता होगा, तो उसका तो बिजनेस ठप हो गया। तो इसीलिए बिजनेस में जो है ना अनसर्टेनिटीज रहता है, रिस्क जो है पैसा खोने का रहता है, अनसर्टेनिटी जो कि बिजनेस अच्छा भी चल रहा है लेकिन अचानक कुछ ऐसी चीज हो गई, डूब गया। जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, समझो बाढ़ उड़ आ गई, या तो कोविड-19 जैसे आया था वैसा कोई डिजास्टर आ गया, तो सबके बिजनेस ठप ही थे। तो इसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व रहता है। फिर आता है सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे बिजनेस जो है ना सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता है, वो जो है ना सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी काम करता है, कि समाज का भला भी होना चाहिए थोड़ा। कोई है जैसे एक स्टार्टअप्स है, जैसे आज के स्टार्टअप्स हो गए, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पे काम नहीं करते, वो देखते हैं कि कुछ हम ऐसा इनोवेशन करें, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाएं जिससे जो है लोगों को फायदा पहुंचे। तो आजकल के जो बिजनेस है वो लोगों की वेलबींग पे भी ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को, सोसाइटी को हम कैसे इंप्रूव करें, साथ ही बिजनेस करके अपना प्रॉफिट भी कमाएं। तो वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि अपना प्रॉफिट और सोशल गुड में, जैसे इको फ्रेंडली गुड देना या यूजफुल प्रोडक्ट बेचना। ठीक है, फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के प्रति। ठीक है, जैसे कि बिजनेस की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लॉय के प्रति होती है कुछ, कि वो इम्प्लॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कस्टमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्वेस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस जो कर रहा है ना, तो उससे जुड़ी ये सारे स्टेक होल्डर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो बिजनेस होगा। इनको जो है बेटर, जैसे एम्प्लॉय को बेटर सैलरी प्रोवाइड करना, तो वो बिजनेस का काम है। ठीक है, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी सच एज एम्प्लॉय, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, कम्युनिटी, दे कैन नॉट ग्रो विदाउट देयर सपोर्ट। इन सबके सपोर्ट के बिना बिजनेस काम नहीं करता। बिजनेस खोल लिया, अकेले चला रहे उसको थोड़ी चलेगा वो। इसमें तो कस्टमर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, साथ में सोसाइटी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। देन आपकी जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज है, वो आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो इनका जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इनको आप हमेशा खुश रखें। जैसे इन्फोसिस है, वो एजुकेशनल प्रोग्राम भी चलाता है, जिसमें वो जो फ्री स्किल्स और डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो ये जो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। ठीक है, फिर आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अभी अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ भी यूजफुल लग रहा है,
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो, कमेंट जरूर करो कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो की क्वालिटी। जब मुझे अपनी गलती पता चलेगी तभी तो मैं इम्प्रूव करूंगा ना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये तो आपने सुना ही होगा, कस्टमर की नहीं, बिना कस्टमर के कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो कस्टमर को हमेशा खुश रखना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इन टूडेज वर्ल्ड बिजनेस फोकस इज नॉट ओनली ऑन प्रॉफिट बट ऑल्सो ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर, क्योंकि जितना कस्टमर खुश होगा, जितना प्रोडक्ट उसका अच्छे से चलेगा, उतना बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। तो बिजनेस जो है ना, अब सिर्फ अपने प्रॉफिट कमाने पे नहीं सोचते हैं, उसके अलावा जो कस्टमर की नीड है वो भी फुलफिल होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देते हैं। क्योंकि जैसे है, कस्टमर जो है अगर खुश हुआ आपके प्रोडक्ट से तो वो वापस आएगा, तो उससे बिजनेस आपका ही ग्रो होगा। ठीक है, जैसे Amazon provides easy returns, fast delivery and customer support to ensure buyers are satisfied and continue purchasing। अभी कोई प्लेटफॉर्म है, आपने वहां से परचेज किया, ना तो फास्ट डिलीवरी हुई, या तो कोई प्रोडक्ट हुआ तो रिटर्न नहीं कर पाया आप, तो आप दोबारा उधर जाओगे नहीं ना। उसने तो अपना प्रॉफिट कमा लिया, जो उसका एम था उसने वो कर लिया, लेकिन कस्टमर इससे खुश नहीं हुआ, वो दोबारा नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है। फिर आता है क्रिएटिव। जैसा कि मैंने बताया, आजकल के जो स्टार्टअप है वो क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं। नया नया जो लोगों का जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसको फिल करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उस पे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा कैसे कैसे एकदम क्रिएटिव बिजनेस आते हैं। इसलिए जो मॉडर्न बिजनेस है वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे भी ध्यान देते हैं। ठीक है, वो इसके बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सेम ओल्ड प्रोडक्ट लोग कब तक लेंगे, नई नई वैरायटी के लाना ही पड़ेंगे, है ना। इसीलिए बिजनेस में क्रिएटिविटी भी बहुत जरूरी है। फिर आता है डायनामिक। डायनामिक मतलब कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, वो भी बड़ा चेंज, बड़ा चेंज। ठीक है, जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक टेक्नोलॉजी, कंपटीशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज कॉन्स्टेंटली इम्पैक्टेड। ठीक है, टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, अभी मान के चलो जो मैनुअल कार थी, ठीक है, मैनुअल कार थी, कोई एक मैनुअल कार की कंपनी थी, वो सिर्फ उसी पे ध्यान देती थी, उसी को बनाती थी, डीजल या पेट्रोल पे। अभी टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ईवी ज्यादा चलने लगी, ईवी आ गई, ईवी के बाद जो है ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गई। उसके बाद इसने ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अपना लॉन्च नहीं किया, है ना। तो इसका जो बिजनेस है ना लोएस्ट लेवल पे ही रहेगा, ज्यादा ऊपर जाने का नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आगे जाके पूरा ईवी जो है वो अगर उसने पूरा जो है मार्केट को कैप्चर कर लिया, अगर उसने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया, तो जो ये मैनुअल वाला जो कार का बिजनेस था उसका नहीं चलेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है कि आप ये प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बना सकते, तो खत्म आप। तो बिजनेस बहुत डायनामिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कोविड-19 में आपने देखा ही होगा कि मास्क की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी बढ़ गई थी, सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ गई थी, ये किसी ने सोचा नहीं होगा, और रेस्टोरेंट तो बर्बाद हो गए थे। अभी जो यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, उसमें इंडिया में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से एलपीजी की पूरी शॉर्टेज हो गई थी, है ना। जो कमर्शियल एलपीजी है उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, उनको नहीं मिल रही थी, तो रेस्टोरेंट कितने बंद हो गए, कितने रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। तो ये डायनामिक है, ये पता थोड़ी था हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। हर बिजनेस को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं जो गवर्नमेंट ने डाले हैं, जैसे टैक्स कितना भरना है, लेबर एम्प्लॉय के क्या राइट है क्या नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं है बेच के निकल ले हो, ऐसा नहीं है कुछ गलत प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया तो कंज्यूमर जो है कोर्ट में केस कर सकता है ना। और जैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई के जो रूल्स है फॉलो करना पड़ता है। अगर फूड बिजनेस है तो फैसी जो लाइसेंस है उसके रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं, सब आपने सुना होगा। ठीक है, फिर थर्ड जो फीचर है बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस में सीधी सी बात है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाना चाहिए और वहां से पैसे आना चाहिए, और ये चीज जो है रेगुलर होना चाहिए, तो उसी को जो है बिजनेस बोलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बिजनेस। तो बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो चैनल है मेरा उस पे ना आप प्लीज कमेंट करो। ये जो मैंने नोट्स बनाए ना आपके लिए, एकदम कलरफुल नोट्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ये मेहनत करके बनाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप एक फीडबैक तो मुझे दे ही सकते हो कमेंट में कि कैसे आपको ये नोट्स लगे और क्या इससे आपको कुछ हेल्प हुई या नहीं हुई। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, उसमें ये सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आते रहेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर से लेके इंपॉर्टेंस तक, और ये नोट्स तो फुल लेंथ नोट्स, रिवीजन नोट्स, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो ज्वाइन करके रखो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, फंक्शंस ऑफ बिजनेस। तो ये जो ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसी एक्टिविटी है जिसको हर बिजनेस जो है परफॉर्म करता है। हर बिजनेस इसको करके ही अपना बिजनेस प्रॉपरली रन करता है।
इन चीजों के बिना वो बिजनेस चला नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसी को जो है फंक्शंस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। सबसे पहला आता है परचेज एंड स्टोर कीपिंग। अभी कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, अगर वो प्रोडक्शन बिजनेस है तो उसको माल तो चाहिए रहेगा, मशीनरी भी चाहिए रहेगी, या अगर वो डायरेक्ट होलसेलर से लेता है तो उसको गुड्स चाहिए रहेगा। कुछ ना कुछ उसको परचेस तो करना ही पड़ेगा, तब उसको प्रॉपरली फिर उसको स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं परचेज। जो चीज उसने परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, जैसे आपने जो है मोबाइल शॉप इधर खोला था, राइट, तो समझो आपने गला इलेक्ट्रॉनिक्स खोला, तो गला इलेक्ट्रॉनिक का जो गोडाउन है, आपका जो माल आता है, आपने जो बल्क में आपने माल जो परचेज किया, वो आपके जो है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के गोडाउन में रखा जाता है। तो इसी को जो है परचेज एंड स्टोर कीपिंग बोलते हैं। तो इसलिए दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स बाइंग ऑल नेसेसरी आइटम्स रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस, रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट या फिनिश गुड। जैसे अभी आपका जो है डायरेक्ट रिटेलर जैसा काम है, तो आप तो सीधा मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से पूरा बना बनाया गुड्स लोगे, तो रखना तो इनको भी पड़ेगा ना, तो इसलिए स्टोरिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, आपकी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल में आपका बिजनेस है, फैक्ट्री है, तो आपने जो ये रॉ मटेरियल बल्क में परचेज किया, कॉटन वगैरह, तो उसको आप ये प्रॉपर वेयर हाउस में मैनेज करोगे, है ना, प्रॉपर वेयर हाउस में रखोगे, ताकि जो है आपका जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपरली मैनेज हो, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हो, ठीक है, वरना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है प्रोडक्शन फंक्शन। अभी सीधी सी बात है, बिजनेस जो है उसमें प्रोडक्शन इंक्लूड ही होता है। प्रोडक्शन का सिंपल मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल कच्चा माल, हाँ कच्चा माल, उसको जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। फिनिश गुड मतलब जो कंप्लीटेड गुड है, जिसको रेडी टू सेल गुड है, बन चुका है, अब सीधा कस्टमर तक पहुंच सकता है वो, ठीक है। फिर एक और वर्ड आता है सेमी फिनिश गुड। सेमी फिनिश गुड में क्या होता है, पूरी तरह नहीं बना है, थोड़ा काम जो है बचा हुआ है ना। ऐसा होता है कि अभी जैसे एक कंपनी है, उसके दो प्रोडक्शन यूनिट है, दो फैक्ट्री, यहाँ पर जो है कुछ हिस्सा गुड्स का यहाँ पर बनता है, कुछ गुड्स का हिस्सा यहाँ पर बनता है। फॉर एग्जाम्पल जो अ, समझो जूस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो जूस बनाती है, जैसे रियल रसना ऐसा टाइप के जूस हो गए, तो यहाँ पर उसका जो है जूस बन रहा है, राइट। फिर वो इस फैक्ट्री में जो है पूरे पैक हो रहा है, पैक होके यहाँ से निकल के जो है वो फिनिश गुड बन रहा है, ठीक है, फिनिश गुड। यहाँ तक जो है वो सेमी फिनिश था, थोड़ा बन चुका था, है ना, बिल्कुल भी नहीं बना था ऐसा नहीं था। इससे पहले जो जहाँ गोदाम में रॉ मटेरियल रखा था, तो वहां से रॉ मटेरियल यूज करके हमने जो है ना इसको फिनिश गुड बनवाया, उसी को जो है प्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी प्रोडक्शन का एग्जांपल है कि ये जो बिस्किट फैक्ट्री है, इसमें सारा जो है चीजें मटेरियल है, ये कच्चा जो यहाँ से पूरा आटा वगैरह लेके फिर ये पूरा बिस्किट में बना के फिर यहाँ ये पूरी पैकिंग कर रही है, ये तैयार हो गया हमारा माल, है ना। ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। फिर आता है मार्केटिंग फंक्शन। माल तो बना लिया, ठीक है, मार्केट में लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई तुमने नया माल बनाया है, और तुम उसको बेचोगे कैसे, है ना, ऐसे ही तो नहीं कोई ले लेगा। पहले लोगों को पता चलना चाहिए कि बिजनेस तुम्हारा स्टार्ट हुआ है या तुमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ऐसा लोगों को पता चलना चाहिए। उसी को जो है मार्केटिंग फंक्शन बोलेंगे। तो बिजनेस का एक फंक्शन जो होता है कि खुद की मार्केटिंग भी करना, कि जो प्रोडक्ट है कस्टमर, और वो भी सही कस्टमर तक पहुंच जाए, ताकि वो बार बार आता रहे। इससे जो है ये चीज जो है कैसे अचीव होती है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सारी चीजों से मार्केटिंग है प्रॉपर अचीव हो जाती है। और मार्केटिंग फंक्शन का सिंपल एम क्या होता है, डिमांड क्रिएट करना। अगर आप एकदम मस्त मस्त ऐड चलाओगे तो लोग देख के आएंगे ही। जैसे देखो कोको कोला के ऐड वगैरह चलते रहते हैं, तो वैसे ही जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसके ऐड चलते रहते हैं, बिस्किट है उसके ऐड चलते रहते हैं, उसके ऐड चलते रहते हैं, ठीक है। तो यही जो है मार्केटिंग फंक्शन हो गया। फिर आता है फिनांस फंक्शन। अभी आपने जो मैंने बताया था एग्जांपल में स्टार्टिंग में कि अचार बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब अचार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चलो ज्यादा पैसे तो नहीं लगे होंगे, ठीक है, जो घर के जो सेविंग्स है उससे ही आपने स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन आपने कोई जो है नया बिजनेस, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करा है, और स्टार्टअप आपने स्टार्ट करा है कि कोई ऐसी चीज जो मार्केट में है ही नहीं, वो करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा ही, है ना। तो आप उसका जो पैसा है, उसको पैसा लेने के लिए आप बैंक के पास जा सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकते हो, या इन्वेस्टर के पास जा सकते हो, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास जा सकते हो। तो इसी को जो है फिनेंस फंक्शन बोलते हैं, कि बिजनेस का पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। फिनेंस डील विद अरेंजिंग मनी एंड मैनेजिंग इट वाइजली।
सिर्फ अरेंज नहीं, मैनेज भी करना, कि जो पैसा हमने ले लिया, रेज कर लिया, अब उसको जो है कैसे हम प्रॉपर उसका बजट बनाएंगे और अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे और उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेंगे कि ये प्लांट में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या जो पैसा हमने रेज किया इस प्रोडक्ट पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसी को जो है कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस फंक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। फिर आता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस मतलब सीधा सीधा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या इन्वॉल्व होता है कि एम्प्लॉय, आप बिजनेस को चलाने के लिए एम्प्लॉय भी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, उनके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। तो इस फंक्शन में क्या करता है बिजनेस, जो है लोगों को, सही लोगों को रिक्रूट करता है, तो उनको ट्रेनिंग देता है या मोटिवेट करता है, पूरी एक टीम बनाता है, तो उसके थ्रू जो है बिजनेस जो अपना चलाता है और एम्प्लॉय को खुश रखता है, अच्छी सैलरी, बोनस, पीएफ ये सारा प्रोवाइड करके, तो उसी को जो है पर्सनल फंक्शन बोलेंगे। फिर आता है R&D फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन। इसके बिना तो बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता। जो बिजनेस है, अगर उस वो यहाँ पर है, उसको यहाँ पर जाना है बड़े लेवल पे, तो उसको R&D करना ही पड़ेगा। R&D का सिंपल मतलब होता है कि न्यू न्यू जो प्रोडक्ट है उस पर रिसर्च करना, मार्केट में न्यू न्यू चीजें लॉन्च करना। आपकी मोबाइल पे की कंपनी, आप एक ही टाइप का मोबाइल बेच रहे हो तो नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है, तो वैसे ही दिस फंक्शन हेल्प इन इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड डेवलपिंग न्यू ones based on market need. It brings innovation, product modification and technological advancement, stay competitive. मार्केट में compete करने के लिए आपको नई चीजें लॉन्च करना ही पड़ेंगी, इनोवेटिव होना ही पड़ेगा, अपना R&D स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपको केस स्टडीज बताता हूँ कोडक की। कोडक आपने सुना होगा, बहुत पहले जो है कैमरे का किंग था, बादशाह था, कोडक कंपनी। ठीक है, वो कैमरा वगैरह बनाता था, जो कैमरा जो डायरेक्ट, देखो ना, प्रिंटिंग पहले करना पड़ती थी, फोटो खींच लिया उसके बाद जो है क्लिप अपने को प्रिंट करना पड़ती थी। तो कोडक जो है ना अपने कैमरे सस्ते बेचता था, प्रिंट जो है ना उससे पैसे कमाता था। ठीक है, प्रिंट से पैसे कमाता था। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ उसने जो है ना डिजिटल कैमरा पे फोकस नहीं किया, है ना, अपना R&D स्ट्रॉन्ग नहीं किया और डिजिटल जो कैमरा है उसको लॉन्च नहीं किया। तो उसके बदले जो दूसरी अदर कंपनीज हैं जैसे सोनी और इन सब कंपनियों ने जो है अपना डिजिटल कैमरा लॉन्च कर दिया था। तो ये चल गया, अब कौन ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग का झंझट वो पाले, जब नया मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गई तो लोग उसी को प्रिफर करेंगे। तो लोगों ने ये लेना चालू कर दिया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है पूरा बर्बाद हो गया। इसीलिए वक्त के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। फिर नेक्स्ट आता है सेल्स फंक्शन। फिर जो चीज हमने बनाई, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह हमने बनाया, प्रोड्यूस किया, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, फिर उसकी मार्केटिंग की अच्छे से, उसकी डिमांड जो है पैदा करी, उसके बाद अभी बेचना भी तो है उसको। तो इसीलिए बिजनेस में जो है सेल्स फंक्शन भी इंक्लूड होता है। ये सब होने के बाद आखिरी जो स्टेज है उसको बेचना, है ना। मेन काम तो बिकेगा नहीं तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा अपना, है ना। मार्केटिंग जो है ना वो डिमांड क्रिएट करता है। ठीक है, मार्केट में अपना प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है भाई, पब्लिक के जो है बीच में अपनी डिमांड क्रिएट कर दिया, और सेल्स जो है ना एक्चुअली बेचता है उस प्रोडक्ट को और उससे पैसा कमाता है, उससे पैसा आता है। ठीक है, तो ये है सेल्स फंक्शन। यहाँ पर अपने फंक्शन, जो फंक्शंस ऑफ बिजनेस है वो भी खत्म होते हैं। हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस कर लिया, फंक्शन ऑफ बिजनेस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस पे। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है कि जो बिजनेस है ना, वो कंपनी, जो फर्म है उसको काफी फायदे पहुंचाता है। ठीक है, जो फर्म है उसको बिजनेस काफी फायदे पहुंचाता है। वो किस तरीके के फायदे हो सकते हैं तो वो यहाँ पर हम देंगे। सबसे पहले अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो बिजनेस ने, जो कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा था कि हम माल बेचेंगे और अपना जो है प्रॉफिट कमाएंगे, तो बिजनेस के जरिए से वो चीज हो जाती है कि आपने प्रोडक्ट बनाया, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, उसकी मार्केटिंग की, उसका सेल्स किया, बाद में जो है प्रॉफिट कमा लिया, तो उसी का जो है अपना गोल जो है अचीव हो गया, है ना। अभी अपने अपने गोल्स अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अपना गोल सेट किया कि इस साल जो है हम अपना सेल्स इंक्रीज करेंगे, या इस साल जो हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे, तो बिजनेस जो है इसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, इसके हिसाब से काम करेगा, फिर उसका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो बिजनेस की वजह से ये इंपॉर्टेंस हमको मिलता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। जो बिजनेस है, आपने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, न्यू बिजनेस,
अभी वक्त के साथ साथ उसको चलाते चलाते आप उसके बादशाह बन गए। आपको जो है उसकी एकदम स्किल्स पता चल गई कि मार्केट में उस कैसे उस बिजनेस को बढ़ाना है और सरवाइव करना है। तो इसी को तो बोलेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज। बिजनेस जो है ना, बिजनेस चलाते चलाते, बिजनेस जो है ना चलाते चलाते आपको आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। वो दोनों की हो सकती है, ओनर की भी और एम्प्लॉयज की भी। नए नए एम्प्लॉयज आए, वक्त के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे, तो उनकी जो है नॉलेज भी बढ़ जाएगी, नई नई स्किल्स जो है वो समझ जाएंगे। फिर बिजनेस का एक और इम्पोर्टेंस होता है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस ऐसा होता है कि आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छा चल गया 1-2 साल तक, फिर आप जो है उसको एक्सपांड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो बहुत। तो ये भी एक बिजनेस का जो है सिग्निफिकेंस है। अभी एक लोकल बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे जो है स्टेट लेवल पे पहुंचा, स्टेट लेवल से वो नेशनल लेवल पे पहुंच गया, तो यही होता है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो बिजनेस है ना हमको मौका देता है कि हम नए नए प्रोडक्ट जो है उस पर काम करें। जो हमने पढ़ा था आर एन डी करके हम न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करें। ठीक है, तो उससे जो है हमारे बिजनेस का जो है ज्यादा फायदा होगा और कस्टमर की नीड भी पूरी होती रहेगी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसने कस्टमर की नीड पता की है, उसने पूरा आर एन डी करा और जो है स्मार्ट एसी वॉइस कंट्रोल के साथ लॉन्च कर दिया। इससे कस्टमर को भी एक नया प्रोडक्ट मिल गया, बिजनेस का भी जो है सेल्स बढ़ गया। ठीक है, फिर इम्प्रूव रिलेशन। जो बिजनेस है वो कंपनी का रिलेशन इंप्रूव करता है। किससे? सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। जो बड़े बड़े बिजनेस है, अभी आपने सोचा आपने सुना भी होगा, जैसे अडानी है और अंबानी है, इनके फेवर में तो सब रहते ही है, गवर्नमेंट भी इनके फेवर में रहती है, तो इनके रिलेशन इंप्रूव होंगे, तो इतने बड़े लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सर एक सिग्निफिकेंस आता है कॉर्पोरेट इमेज। बिजनेस जो है ना अपनी हेल्प करता है पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनाने में। मतलब मार्केट में जो है ना बिजनेस करने से, अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं तो अपना मार्केट में ना एक नाम बनेगा, तो उसी को जो है कॉर्पोरेट इमेज बोलेंगे। ठीक है, जैसे टाटा ग्रुप अपने एथिकल बिजनेस के लिए जानते हैं, सबको पता है कि रतन टाटा उनकी कितनी रिस्पेक्ट है इंडिया में। वो बिजनेसमैन है लेकिन उनकी फिर भी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। तो कॉर्पोरेट इमेज है ना, बाकी लोगों को ट्रोल तो करते ही हैं, जैसे अडानी, अंबानी, इन लोगों को लोग ट्रोल तो करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन टाटा की जो रतन टाटा जी की एक अलग ही इज्जत है। ठीक है, और अभी भी है वो। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमने देखा बिजनेस है ना एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा इन्वॉल्व होता है। तो जो रॉ मटेरियल है, अभी आया आपके फैक्ट्री में, आपने सीधा स्टार्ट कर दिया बनाना, अब इसमें से कितना वेस्ट होगा, कितना प्रोडक्ट निकल के आएगा बन के, कुछ पता नहीं है, तो ऐसे ही स्टार्ट कर दिया नहीं। पहले पूरा प्लानिंग करो, प्लानिंग करो ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज अपने पास है उसका आप एफिशिएंटली यूज कर पाओ। जितने रिसोर्सेज है आप उसका एक सही तरीके से यूज कर पाओ, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई एक फैक्ट्री है, वो ऑटोमेटिक चीजें यूज करती है ताकि जो वेस्ट है वो कम हो जाए। कोई भी चीज बनाने के लिए, जैसे समझो एक बिस्किट बनाने के लिए जो आटा वगैरह लग रहा है, तो कंपनी ने एक ऐसी मशीन लगा दी है, तो वो जो आटा है डायरेक्टली पीस वगैरह के सारी चीजें होके उसमें जो है निकल के बाहर आ रहा है। तो उससे क्या है, जो मैनुअल काम किया जो वेस्टेज हो रहा था वो बच रहा है। तो इसी को बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिर आता है इंक्रीज इन मार्केट शेयर। इंक्रीज इन मार्केट शेयर क्या होता है कि जो बिजनेस है ना, जैसे जैसे आपका वक्त बढ़ता जाएगा, आगे बिजनेस ग्रो होता जाएगा, मार्केट में नई नई जगह पे आपका जो प्रोडक्ट पहुंचता जाएगा, तो जो मार्केट आप पूरा कैप्चर कर लोगे, पूरा मार्केट कैप्चर कर लोगे। आज यहाँ बेच रहे हो, कल यहाँ बेचोगे, कल यहाँ बेचोगे, तो फिर आगे जाके ऐसा हो सकता है पूरे मुंबई में जो है 70% आपके ही प्रोडक्ट जा रहे हैं। उसी को इंक्रीज इन मार्केट शेयर बोलते हैं। जब कोई कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा तो वो बहुत ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी और उससे कंपनी का जो है मार्केट शेयर बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे जियो का, जियो ने फ्री में लॉन्च किया अपना प्लान स्टार्टिंग में, तो आज देखो जियो का मार्केट शेयर कितना बड़ा है ना। जैसे इंक्रीज इन प्रॉफिट, अब ये है कि अगर प्रॉपर हमने रिस्क मैनेजमेंट किया, ठीक है, प्रॉपर जो है कस्टमर को वैल्यू प्रोडक्ट डिलीवर किया, अच्छे प्रॉफिट पे अच्छे प्राइस पे और न्यू प्रोडक्ट उनको देते गए, तो अपना प्रॉफिट जो है सीधी सी बात है बढ़ना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी सिग्निफिकेंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो बिजनेस है उसके बिजनेस को क्या फायदे मिलते हैं, बिजनेस मतलब कंपनी को क्या फायदे मिलते हैं, ये हमने सारी चीजें इसमें पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं
उसमें है कि बिजनेस के कस्टमर यानी कंज्यूमर को क्या फायदे मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर की नीड्स और उसकी वांट्स को पूरा करने में। ठीक है, सबसे पहले कस्टमर को फायदा होता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। मतलब अगर मार्केट में से एक बिस्किट का ब्रांड है, ठीक है, समझो पूरे इंडिया में ऐसे 10 ही बिस्किट के ब्रांड है, तो ये लोग जो है ना मार्केट में कंपटीशन है भी नहीं, ये लोग अपना पूरा दबदबा रखेंगे, तो इनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीज बिक्री है क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है, अपने को इन्हीं 10 में से लोगों को तो खरीदना पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन कंपटीशन की वजह से अब मार्केट में 100 कंपनियां जो बिस्किट बेच रही है, तो अब इन लोगों को एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा अच्छा प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो इसका फायदा किसको होगा? कस्टमर को होगा, उसको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, वेराइटी मिलेगी। ठीक है, और रीजनेबल प्राइस। अभी समझो 10 कंपनियां हैं, अब ये लोग अपना प्राइस कम ही नहीं कर रही है, 10 रुपए में प्राइस दे रही है, 10 से कम कर ही नहीं रही है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में 100 कंपनियां आई, तो ये लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए, कोई कंपनी 8 में बेचेगी, कुछ 9 में बेचेगी, तो इसको जो है रीजनेबल प्राइजेस बोलेंगे। कस्टमर को सीधा सीधा इसका फायदा मिला। फिर बेटर फैसिलिटी, सर्विस के केस में बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। मान के चलो अभी कोई जो है एजुकेशन, मान के चलो एजुकेशन, पहले एजुकेशन जो है इतना हाई लेवल पे नहीं जा रहा था, अभी जो यूट्यूबर जो फेमस हुए हैं, जैसे फिजिक्स वाला आपने सुना होगा, है ना, इस केस में क्या हुआ, अब लोगों को जो स्टूडेंट उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, वो भी कम सर्विस पे, है ना, कम प्राइस पे मिल रहा है। पहले क्या था, जो फिजिकल क्लासेस थी बहुत हाई चार्ज करते थे, लेकिन कंपटीशन की वजह से अब उनको बेटर फैसिलिटी और सर्विस मिल रही है। और गुड्स के केस में बात करूँ तो अभी जो है डिलीवरी, होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, ईएमआई के ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सारी जो है कस्टमर को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसे कि हमने पढ़ा कि बिजनेस का जो है, अभी बिजनेस जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान देता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान नहीं देता है, उसको मार्केट में बीट करना है सबको, तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान देता है, तो उस वजह से अच्छे प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे न्यू न्यू प्रोडक्ट बेचेगा, तो इसका फायदा जो है अपने को ही होगा। फिर आता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी क्या होता है कि जो बिजनेस है ना, बिजनेस है ना, नए बिजनेस जितने भी खोलेंगे उतनी जॉब्स लगेंगी, और जितने ज्यादा बिजनेस होंगे, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे, तो लोग नए नए गुड्स अपने को प्रोवाइड करेंगे, तो इससे जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अभी मान के चलो इंडिया में पहले जो है आईफोन नहीं था, है ना, पहले आईफोन नहीं था, बाद में जो है इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो इंडिया में जो आईफोन है, आईफोन इंपोर्ट होने लगे और यहाँ पर लोगों को बिकने लगे। तो अभी जो है आईफोन है एक स्टैंडर्ड बन चुका है लोगों का, लोग उसको स्टैंडर्ड समझते हैं कि आईफोन ले लिया तो अपना एक स्टैंडर्ड बन जाए। ठीक है, तो और हकीकत भी है क्योंकि आईफोन की जो क्वालिटी है वो अलग लेवल की है। ठीक है, वैसे ही फॉर एग्जांपल इंडियन लेवल, पहले जो है समझो खटारा टीवी मिलता है, एक एग्जांपल दे रहा हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि खटारा टीवी मिलता था, फिर हमने बाहर ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो बराबर हमको एलसीडी और एकदम नेक्स्ट लेवल क्वालिटी की जो है हमें चीजें मिलने लगी, तो बिजनेस की वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलने लगे। ठीक है, फिर बिजनेस के जैसे हमने पढ़े, बिजनेस के कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ बेनिफिट है बिजनेस के प्रति, फिर पढ़ा कंज्यूमर के प्रति, अब पढ़ रहे हैं सोसाइटी के प्रति। मतलब बिजनेस जो है उसका कुछ बेनिफिट सोसाइटी को भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ग्रोथ, जितना बड़े बड़े बिजनेस जितने भी ग्रो करेंगे, जितना वो लोग सेल करेंगे, जितना प्रॉफिट कमाएंगे, जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसका फायदा जो है अपनी ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा उसका, है ना। तो इसी में बिजनेस का सोसाइटी को फायदा है कि प्रोडक्शन, ये इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, ये सारा अगर अपनी कंट्री में ज्यादा होगा तो अपनी इकोनॉमिक बढ़ेगी, है ना। वैसे ही रीजनल डेवलपमेंट, हाँ रीजनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये टीवी, वाईफाई, ये सारी चीजें गांव में पहुंचती ही नहीं थी। वक्त के साथ जो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा और लोगों ने, जो बड़े बड़े बिजनेस है, उन्होंने यहाँ को भी टारगेट करना स्टार्ट किया, जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, जो गांव खेड़े वाले एरिया है, उनको भी टारगेट करना स्टार्ट किया, तो इससे जो रीजनल, जो गांव वाले एरिया को काफी डेवलप्ड हो गए। आप पुराने अपने गांव में जाते होगे तो देखोगे क्या हाल है, और अभी जाते होगे तो थोड़ा फर्क है उधर, कुछ गांव में बहुत फर्क है, कुछ तो पूरा सिटी लेवल पे बन गए। बहुत है। जैसे मेरे गांव में तो कुछ भी नहीं था, मेरे गांव में जैसे मैंने डोमिनोज देखा, पिज्जा तरफ देख लिया, तो इतना लेवल पे जो है डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, फिर एक अच्छा खासा बेनिफिट जो है गवर्नमेंट को मिलता है, यानी कि निर्मला ताई को, जो
टैक्सेस है, अच्छे खासे टैक्स बिजनेस को जो है देना पड़ रहे हैं अभी। तो उसका जो फायदा है बिजनेस का, जितना बिजनेस ग्रो करेगा, जितना प्रॉफिट कमाएगा, गवर्नमेंट को फ्री फंड में उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा, उसको जो है टैक्स पे करना ही है बिजनेस को, तो इसका फायदा जो है गवर्नमेंट को होगा। और अगर गवर्नमेंट को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा जो टैक्स वो कमाएगी, तो वो अपने इंडिया के जो है ग्रोथ में ही लगाएगी, है ना। तो उससे इंडिया का यानी कि अपना ही फायदा होगा, है ना। और जितने बिजनेस जो है, नए नए बिजनेस आते रहेंगे, बाहर की कंपनियां आ रही हैं, इंडियन इंडियन में जो कंपनी बना रहे हैं या अपने वो पुराने बिजनेस उनको एक्सपांड कर रहे हैं, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। फिर होता है सोशल वेलफेयर। इससे जो है अगर कुछ बिजनेस है, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन या हॉस्पिटलाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हॉस्पिटल पे या हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं, इससे जो है सोसाइटी का ही फायदा होगा। अगर ये लोग एक दूसरे से compete करके, जैसे ये हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल से compete कर रहा है ताकि इसका ज्यादा चले, तो ये थोड़ा प्राइस कम करेगा, अच्छी सर्विस देगा, इसके डॉक्टर ज्यादा बेटर होंगे, तो ये लोग एक दूसरे से इंप्रूव करने की ही कोशिश करेंगे, तो इसका फायदा जो है अपने को ही मिलेगा, ठीक है। फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन, वो बिजनेस में जो है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, ये सारी चीजें जो है इंक्लूड होती हैं, ये तो बेसिक पॉइंट है। फिर ग्लोबल रिलेशन, अदर बिजनेस है, जैसे हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, बाहर वाली कंपनी से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं या यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इंडिया से जो है अपने मसाले जाते हैं, है ना, और बाहर से जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आती हैं, तो उससे हमारे ग्लोबल रिलेशन बनते हैं, ग्लोबल रिलेशन जो है अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंस भी कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या कर लिया, हमने जो है बिजनेस का मीनिंग कर लिया, बिजनेस का डेफिनेशन कर लिया, उसके फीचर्स कर लिए, बिजनेस के फंक्शंस कर लिए एंड कुछ सिग्निफिकेंस कर लिए, ठीक है। तो वो वीडियो यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। जल्द ही मैं पार्ट 2 डालूंगा जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से रिलेटेड, यानी स्कोप ऑफ बिजनेस, ठीक है। वो स्कोप ऑफ बिजनेस पढ़ने के बाद अपना जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए नोट्स की क्वालिटी कैसे लगी, ना तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बीकॉम सीरीज अब स्टार्ट हो गई है। मैं पूरा जो है पूरा सब्जेक्ट कवर करवाऊंगा, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। रिविजन लेक्चर नहीं है ये, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने जैसा लेक्चर है, रिविजन वगैरह नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।